अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम हाल अहवाल में मेहमान शख्सियत हैं। आज़ाद कश्मीर में नजरियाती और प्रो पाकिस्तान सियासत की बुनियाद रखने वाले सपूत, जो खुद भी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहने के साथ साथ आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर भी रह चुके हैं। सियासत को अगर इनका ओढ़ना बिछोना कहा जाए तो ये गलत ना होगा। सियासत में वाज़ेह सोच और नजरिया रखते हैं। जहां ये आज़ाद कश्मीर की सियासत में बहुत मुतहर्रिक नजर आए, वहीं उन्होंने बेशुमार सियासी नशेबो फराज भी देखे। तहम्मुल मजाजी, खुश अखलाकी और कुव्वत बर्दाश्त इनके नुमाया औसाफ में से है। जी नाजरीन, मेरी मुराद जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, सबसे पहले आपको STV चैनल पे वेलकम कहते हैं। सरदार साहब, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने UNO की करारदादों, शिमला माहिदा और भारतीय आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन ऑफ टेरिटरीज में तब्दील कर दिया है। 370 और 35A के खात्मा पर मकबूजा वादी में मतवक्को सख्त रद्द-ए-अमल के पेश नजर 3 माह से कर्फ्यू नाफिज है। बैनुल-अक़वामी ताकतों और बासर मुस्लिम ममालिक ने कश्मीरियों और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद नहीं की। ऐसे में कश्मीरियों और तहरीक आज़ादी का मुस्तकबिल क्या होगा? बहुत शुक्रिया जी। एक तो गुजारिश ये है कि आपने कहा कि हिंदुस्तान ने मुकामी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की है। ये बात हमारे पेश नज़र रहनी चाहिए कि हिंदुस्तान ने क्या पाकिस्तान के साथ ही रोज़े अव्वल से तक़सीम हिंद के उसूलों की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी थी। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान वजूद में आए तो उस वक्त के हिसाब से 80,000 रुपये ऐसे बनते हैं जो हिंदुस्तान के ज़िम्मे 14 और 15 अगस्त का हमारा कर्ज है। ठीक है, कहने को पैसे थोड़े से हैं, लेकिन ये नीयत को जाहिर करते हैं। फ़ौजों की तकसीम हुई, हथियारों की तकसीम हुई, वसाइल की तकसीम हुई, नकद पैसे की तकसीम हुई, तो उसमें अभी भी हमारा कुछ कर्ज हिंदुस्तान के ज़िम्मे बाकी है। गोया कि मुआहिदा जो था वो एक गुफ्तगू के नतीजे में वजूद में आया था। ठीक है, और गुफ्तगू हिंदुस्तान की चोटी की क़यादत ने की थी और सोच समझ कर की थी, और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ कर होने वाली सारी गुफ्तगू से 14, 15, 16 अगस्त से इंदराज शुरू कर दिया था। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, आपसे मुराद आपको, मुझे और आपके नाज़रीन को, कि हिंदुस्तान ने रोज़ अव्वल से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें शुरू की, दिल से उसको तस्लीम नहीं किया। और खुतबात मदरास में अबुल कलाम आज़ाद ने उस वक्त कहा कि मैं ये सोच कर हैरान होता हूँ कि मशरिकी और मगरबी बाजू को इतने सालों तक, 20 या 25 साल से ज़्यादा अर्से तक कैसे एक साथ रखा जा सकेगा। ये उन्होंने कोई पेशगोई नहीं की थी, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के जहन की अक्कासी करते हुए उन्होंने ये कहा था कि हम इतने अरसे बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान को, पाकिस्तान मशरिकी और मगरबी पाकिस्तान को एक दूसरे से दूर कर देंगे। फिर इसी तरह ये जो मौजूदा आर्टिकल 370 और 35A की प्रोविजन है, इससे पहले हिंदुस्तान बेशुमार हरबे इस्तेमाल कर चुका है। हाईएस्ट मिलिट्री कंसिडरेशन है, दुनिया की आबादी और रकबे के एतबार से सबसे ज़्यादा दुनिया की फौज किसी बस्ती में मौजूद है तो कश्मीर में थी। इस सारी बात के बावजूद नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल कोशिश की, उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब की बार उनको जाते जाते जब ये लगा कि शायद इस इलाकाई छोटी सी इंतहा पसंद जमात का, RSS का मुस्तकबिल ख़तरे में है, तो इन्होंने हिंदुस्तान के अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बहुत सारे इक़दाम ऐसे किए कि जिनसे बैक वक्त सिर्फ कश्मीर में नहीं, पाकिस्तान के साथ ही नहीं, बल्कि कश्मीर के मामले पर जो छेड़छाड़ की है, इस पर चीन के साथ भी एक बड़ी सीरियस किस्म की कन्फ्रंटेशन का इम्कान पैदा हो सकता है, चूँकि लद्दाख उनके दरवाजे के ऊपर है। जब तक ये मुतराज़ा इलाका था उस वक्त तक इसकी हैसियत और थी। अब ये उनके कानून के मुताबिक है कि ये हिंदुस्तान का इलाका है, तो ये किसी मगरबी एजेंसी को लीज करना चाहें, पट्टे पर देना चाहें, वहाँ वो अपने अड्डे काम करना चाहें, उसको शायद हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक रोका नहीं जा सकता। लेकिन चीन के अमली तकाज़ों के मुताबिक, दफाई तकाज़ों के मुताबिक कभी भी ये उसके लिए काबिल कबूल नहीं है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कुछ हिंदुस्तान ने किया है, जिस तरह माजी के सारे हरबे नाकाम हुए, इसी तरह ये हरबा भी अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो मुस्तकबिल में नाकाम हुआ। एक बड़ी नाकामी यह है कि हिंदुस्तानी फौज यहाँ चंद दिनों के लिए आई थी, फिर चंद हफ्तों के लिए आई, फिर वो चंद माह तक मुंतकिल हो गया, और अभी उन्होंने इसमें 3-4 माह का इजाफा कर दिया।
शुरू में थोड़ी फौज आई थी, फिर फौज में इजाफा किया, ग्रेजुअली इजाफा होता जा रहा है। ये किस बात की दलील है? इस बात की दलील है कि कश्मीरी बिजली के बगैर, पानी के बगैर, टेलीफोन के बगैर, इंटरनेट के बगैर, मेडिसिन के बगैर, बैरूनी राब्तों के बगैर, स्कूल के बगैर, कॉलेज के बगैर, मस्जिद के बगैर, बाहर चलने फिरने के बगैर, आमदरफ्त के बगैर, राशन गले के बगैर, बाजारों तक आए जाए बगैर जिंदा रहने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर चुके हैं। ये हिंदुस्तान के सारे अंदाजों के बाक्स है। जिस दिन ये कर्फ्यू हटेगा तो हिंदुस्तान को अंदाजा होगा, एक एक तिरंगे झंडे के पीछे 20-20 फौजी बंदूकें लेके खड़े होंगे, जहां फौजी कम होंगे वहीं मारे जाएंगे। नंबर 2, हिंदुस्तान आबादी का तनासब बिगाड़ना चाहता है। किसी हिंदू की मत मारी हुई है, उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ है कि वो हिंदुस्तान से अपनी मेहनत मजदूरी के कमाए हुए पैसे लाए, यहाँ आके जमीन खरीदे, बीवी बच्चों को लाए, और उसे पता लगे कि किसी वक्त ही मुझे उड़ा दिया जाएगा। कोई आदमी फैक्ट्री लगाएगा, इंडस्ट्री लगाएगा, कोई रिस्क प्ले नहीं करेगा। नहीं, ये आबादी का तनासब उस वक्त बेड़ेगा जब हिंदुस्तान से गैर कश्मीरी आके आबाद होंगे। तो हिंदू अगर इतना बहादुर होता फिर ये साजिशें क्यों करता? सवाल ही पैदा होता है। मैदान जंग में 9-10 लाख फौज है, 90,000 सारी आबादी कैद है। अभी वाशिंगटन टाइम्स ने एक स्टोरी छापी है, उससे कहा है कि एक औरत का 16 साल का बच्चा सांप काट गया, सांप की दवाई तलाश करते करते वो बच्चा मर गया और वो बात रटती रह गई। और वाशिंगटन टाइम्स ने वो स्टोरी जो है हाईलाइट करके छापी है दुनिया में। ये भी ताजा स्टोरी है। ऐसे हालात में जब कोई कौम जिंदा रहना सीख ले तो उससे कभी ना आजादी का जज्बा सर्व किया जा सकता है, ना पाकिस्तान की मोहब्बत निकाली जा सकती है, ना उसे इस्लाम के बारे में उसके रवैये को कोई नरमी लाई जा सकती है, ना ही उस देखिए कश्मीरी के पास 2 बड़े ताकतवर हथियार है। अल्लाह रसूल पर करनवाजी के बाद पाकिस्तान की मोहब्बत और हिंदुस्तान की नफरत। इस तस्वा में राय का मुतालबा अपनी जगह है, आज़ादी की तरफ अपनी जगह है, हक़ खुद इरादत का उसूल अपनी जगह है, लेकिन 2 ताकतवर हथियार उनके पास है, बैक मौजूद है। एक पाकिस्तान के साथ बेपनाह मोहब्बत, एक हिंदुस्तान के साथ शदीद नफरत, और उस नफरत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और ये हथियार हिंदुस्तान ने इस जुल्म से ताकतवर कर दिया है। फिर आपने कहा कि बैरूनी दुनिया ने पाकिस्तान की मदद नहीं की। सारी दुनिया पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार रही है, लेकिन पिछले 5 साल जो गुजरे हैं उन 5 सालों में आपके पास वजीर खारजा ही नहीं था। और वजीर खारजा की हैसियत गोलकीपर की होती है, और नवाज शरीफ साहब ने वजीर खारजा न रखे हिंदुस्तान की टीम को एकतरफा गोल करने का मौका दिया सारी दुनिया के ऊपर। 5 साल तक आपका वजीर खारजा नहीं है, आपका गोलकीपर नहीं है। दूसरी टीम अगर लूली लगड़ी भी हो तो अपनी मर्जी के रोज गोल करती रही है। डायरेक्ट जो है वो ब्लेम दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब। ब्लेम नहीं दे रहा, मैं वाकई का जिक्र कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल तक हमारा वजीर खारजा नहीं था, ये इल्जाम तो नहीं है ना, वाक़ा है जी। और उनका वजीर खारजा मुसलसल तेजी के साथ काम कर रहा था। तो जब आपका वजीर खारजा नहीं था तो तमाम अरब मुल्क जो आपकी इमदाद के लिए तैयार थे वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे आपसे दूर कर दिए गए। खुद पीछे नहीं हुए, हिंदुस्तान ने आपसे दूर किया उनको, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ उनकी तिजारत है, कारोबार है, मैन पावर है। अरबों के हर दूसरे घर में हिंदुस्तान से एक हाउस मेड जो है वो घर में काम करती है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ट्रेडर्स हैं। तो वो जो कारोबारी मफादात हैं, दूसरे मफादात हैं, सारे अरब इलाज मांझने के लिए हिंदुस्तान मेडिकल टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो ये जो सिलसिला है 5 साल तक जो हमारा वजीर खारजा नहीं रहा, नंबर 1 जी। और उससे पीछे 5 साल पीपल्स पार्टी के जो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की कोशिश आपने की, और रियासत जम्मू और कश्मीर का नक्शा तब्दील करने की कोशिश की, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की, और रियासत जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से को पाकिस्तान में मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, वो भी बुनियाद बनी है। तो गोया गुज़श्ता 10 साल जो पाकिस्तान में ये बदनाम ज़माना जमहूरियत रही है, उसने हमें ये दिया कि गिलगित बल्तिस्तान से आपने इस काम का आगाज किया। और मेरे बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद है आप सब लोगों के पास कि मैंने कहा कि आप हिंदुस्तान को बेल आउट कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के जराइम पर पर्दापोशी कर रहे हैं। चीन डटा हुआ आपके साथ खड़ा था, अरब मालिक आपके साथ खड़े थे, OIC की करारदादें आपके साथ मौजूद थी, आलमी बरादरी आपके साथ मौजूद थी, यूरोपियन यूनियन ने एकतरफा तौर पर सुओ मोटो एक्शन लिया, वो जो मास ग्रेव्स का इज्तिमाई कब्र का आपको याद है। इसलिए आज अगर दुनिया आपके साथ नहीं है, देखिए दुनिया आपके साथ होने और होने की बात नहीं, सब दुनिया अपने अपने साथ है। आप अपने मफादात के साथ है, मैं अपने मफादात के साथ हूँ। लेकिन अगर आप अपने मफादात पर पैरा न दें और मुझे ये गिला करें मैं आपके साथ दोस्ती नहीं निभा रहा, तो फिर गिला बनता नहीं। अगर आप हिंदुस्तान के साथ कश्मीर के मामले पर, इंडस वाटर ट्रीटी पर, पानी के मामले पर, सरक्रीक के मामले पर, सियाचिन के मामले पर अगर आप डट जाते और पता लगता कि ये बॉटम लाइन से नीचे नहीं जाते,
तो जिन अरब मुल्कों ने आपका साथ देना था देते, नहीं देना था नहीं देते, अल्लाह अल्लाह खासा लगा पता लग जाता। लेकिन आप रहे, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, थोड़ा सा लाइला भी ठीक है, थोड़ा सा राम राम भी ठीक है, तो नतीजा ये निकला कि किसी को पता ही नहीं है कि आप किस किस जगह खड़े। इसलिए आज दुनिया में हमारी जो कमजोर 10 साल फॉरेन पॉलिसी, देखिए एक वक्त था कि परवेज मुशर्रफ आगरा में वाजपेयी जैसे बड़े कदावर शख्स के साथ एक निकाती कश्मीर के एजेंडे पर बैठा हुआ था या नहीं बैठा हुआ था? गूगल जाके सर्च करेंगे क्या गुफ्तगू की उसने। यानी अगर हिंदुस्तान में बैठकर एक फौजी वर्दी पहनकर एक आदमी कश्मीर पर बात कर सकता है हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर के साथ, जी जी, ये वजीर आजम जरूर है नरेंद्र मोदी, लेकिन इसको लीडर बनने में अभी बहुत टाइम चाहिए। अभी तो लीडर वाली अक्ल ही उसके करीब से नहीं गुजरी है, वो तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने पर लगा हुआ है। वाजपेयी साहब बहुत बड़े आदमी थे, तो परवेज मुशर्रफ हिंदुस्तान में बैठकर उनके साथ आगरा में कश्मीर पर आंखों में आंखें डाल के बराबरी की बुनियाद पर और नेट पर पड़ा हुआ है। आप गूगल करके देखें सवाल क्या हुए और जवाब उन्होंने क्या दिए। एक वो वक्त था, एक ये वक्त था कि आप कलभूषण जाधव का नाम लेते हुए शर्माते रहे, एक ये वक्त था कि आप गिलगित को सुबह बनाने पर तुल गए, एक ये वक्त था कि आपने जो है वो कश्मीर का मामला जो है सब कुछ डाल दिया। तो नतीजा ये निकला कि दुनिया जो है थोड़ी सी, लेकिन इसमें कोई मायूसी की बात नहीं है। ऐसे स्पेल्स आए हैं, कभी कभार हमारी जरूरत दुनिया को कम होती है तो दुनिया एक तरह का रवैया रखती है, कभी हमारी जरूरत बढ़ जाती है। इस पाकिस्तान के वक्त हमारी पोजीशन एक तरह की थी, उसके बाद अफगानिस्तान के बाद जब हमारी जरूरत पड़ी तो सारी दुनिया ने हमें कंधे पर उठा लिया। यहाँ जो पाकिस्तान के पास एटमी कुव्वत है, अमेरिका के 3 सुदूर उन उस वक्त के अखबार उठा के देखें, अपनी कौम के साथ झूठ बोलते रहे कि पाकिस्तान की फौजी हुकूमत एटमी पुरअमन एटमी वो उसके लिए किसी किस्म का एटमी प्रोग्राम परस्यू नहीं कर रही और कोई खतरा नहीं है, और उस अरसे में ज़ियाउल हक एटम बम भी बनाता रहा और अफगानिस्तान में वो लड़ाई भी उनकी हम लड़ते रहे। कहने का मतलब ये है कि ये हालात तो तब्दील होते रहते हैं, दुनिया की इमदाद घटती और बढ़ती रहती है, लेकिन आपको कश्मीर पर एक कौमी पॉलिसी बनानी है जिसके बारे में दोस्त और दुश्मन को पता हो यहाँ से नीचे आप नहीं जा सकते, उसके इर्द गिर्द आप काम करते हो, आपका साथ देता नहीं देता, कम से कम आपको पता तो होता है। ओपन पैरामीटर्स होने चाहिए, ओपन म्यार होना चाहिए। जी सरदार साहब, आपने सियासत में मिलिट्री डेमोक्रेसी का नजरिया पेश किया और इस पर कई कॉलम मज़ामीन भी आपने लिखे। आज 2019 में आप अपनी मिलिट्री डेमोक्रेसी की थ्योरी को कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ये बात ये है कि मिलिट्री डेमोक्रेसी का इससे मुराद मेरी क्या है जी। एक तो मैं ये कहता हूँ कि अब 21वीं सदी है, अब मार्शल लॉ का दौर नहीं है, फौज को मार्शल लॉ से दूर रखना है, ठीक है, और सियासतदान तनहा हुकूमत कर नहीं सकते। माजी का तजुर्बा बताता है कि सियासतदान ज्यादा देर तक कामयाबी के साथ हुकूमत चला नहीं सकते। ये भी तजुर्बा बताता है कि फौज भी तनहा मार्शल लॉ लगाकर ज्यादा देर नहीं चल सकती, फौज को कुछ अरसे बाद सियासतदानों की जरूरत पड़ती है, सियासतदान जब लड़ाई लड़ते हैं उनको फौज की मदद की जरूरत पड़ती है। अब हम मार्शल लॉ के भी मुतअम्मल नहीं हो सकते। तो मिलिट्री डेमोक्रेसी से मेरी मुराद ये है कि एक ऐसा आईनी अदारा बना दिया जाए जिसमें फौज और सिविल की रिलेशनशिप, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इस दर्जे की हो कि जिंदगी के जिन शोबों में आपको मेरी मुआवनत दरकार है, मुझे आपकी मुआवनत दरकार है, वो मौजूद होनी चाहिए और सब अपना अपना काम करते रहें। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में एक इंस्टीट्यूशन हम आहंगी भी और एक इंस्टीट्यूशन इदारा बंद किस्म की, यानी ऐसा इदारा मौजूद होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ताकतवर किस्म की हो। देखिए, सारी दुनिया में मिलिट्री डेमोक्रेसी मौजूद है। मिलिट्री डेमोक्रेसी क्या होती है? अमेरिकी सदर ने CNN पर ऐलान किया कि नॉर्थ कोरिया वाले को कहा कि मैं तुम्हारे सर पे रॉकेट लेके आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ, रॉकेट मैन मैं हमला करने वाला हूँ। सुना ना आपने जी। लेकिन 4 दिन के बाद आपने देखा, हफ्ते के बाद आपने देखा कि अमेरिकी फौज का तर्जमान, पेंटागन का चीफ CNN पर, BBC पर खड़ा होकर कहता है कि हमारे तो नॉर्थ कोरिया में अमेरिका को प्रोग्राम ही नहीं। ठीक हो गया, उसने नहीं कहा जी कि मैंने अमेरिकी सदर से इजाजत ली है। अमेरिकी सदर दुनिया का ताकतवर तरीन सदर है, शख्स है, हुक्मरान है, लेकिन अमेरिका की फौज ने 100% अमेरिकी सदर की बात के, उसका नाम लिए बगैर उसके खिलाफ बरक्स बात की। उसने कहा मैं हमला करने वाला हूँ, और अमेरिकी फौज के तर्जमान ने कहा कि नहीं हमारा अमेरिका प्रोग्राम ही कोई नहीं है, और हम दूर दूर तक हमारा अमेरिका प्रोग्राम नहीं है। और आपने देखा कि कोई अमृत नहीं हुआ, अमेरिकी सदर ने ऐलान भी किया लेकिन फौज ने इनकार कर दिया। सारी दुनिया में फौज ताकतवर इदारा है, फौज महकमा नहीं है, फौज एक बहुत बड़ा इदारा है, ताकतवर इदारा है। अब मुल्क में इस वक्त कोई और इदारा, कोई सियासी इदारा नहीं जानदार किस्म का, कोई इंतजामी इदारा नहीं जानदार किस्म का, कोई 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 और अदल इंसाफ का कोई ऐसा जानदार सा इदारा जिस तरह का होना चाहिए। लेकिन फौज एक ताकतवर इदारा है कि जिसको आप देखते हैं कि चीन के अंदर भी, मॉस्को के अंदर भी, वाशिंगटन के अंदर भी पाकिस्तान के
तरक्की पजीर मुल्क के चीफ को 21 तोपों की सामने मिलती है। ये दुनिया के कितने मुल्कों की फौज है जिनको अमेरिका में भी, चीन में भी, रूस में भी बैक वक्त दुनिया के 3-4 ताकत के मराकज में 21 तोपों की सामने मिले। तो ये पाकिस्तान की फौज जो है ये इसने दुनिया सारी में फौजें नाकाम हो गई। लीबिया में फौज नाकाम हो गई दहशतगर्दी, इराक में नाकाम हो गई, सीरिया में नाकाम हो गई, शाम में नाकाम हो गई, इसमें अफगानिस्तान में सारी दुनिया की फौजें मिलकर फौज नाकाम हो गई, लेकिन पाकिस्तान की फौज कामयाब हो गई। ये इतनी जो ताकतवर फौज है, इतनी जो जानदार फौज है, हर महाज पर खतरे से लड़ रही है, दाखिली तौर पर सियासतदानों के गंदे कपड़े भी धो रही है। तो इस फौज के साथ तालमेल बेहतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नवाज शरीफ साहब आए तो एक चीफ को अपनी मर्जी का निकाल कर बाहर फेंक दें, जरदारी साहब आए तो अपनी मर्जी का चीफ तलाश करें। मेरा मतलब ये था मिलिट्री डेमोक्रेसी से, और अभी ये है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में इतनी बेहतरी आनी चाहिए कि ये सिविल मिलिट्री कश्मकश खत्म हो जाए। सिविल मिलिट्री कश्मकश नहीं होनी चाहिए। इदारों के अंदर तालमेल हो, दाखिली तौर पर निज़ाम जो भी हो बने, लेकिन वो मौजूदा निज़ाम में शायद मुश्किल हो। इसलिए मैं तजवीज़ करना चाहता हूँ कि अच्छा निज़ाम तो इस मुल्क का सदारती निज़ाम है, वो आने में वक्त लगेगा। उस वक्त तक पार्टी सिस्टम इस मुल्क में बहाल कर दिया जाए, इलेक्शन का निज़ाम तब्दील कर दिया जाए। ना आप इलेक्शन लड़े, ना मैं इलेक्शन लड़ूँ। नवाज लीग इलेक्शन लड़े, पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़े, जमात इस्लामी इलेक्शन लड़े, JUP इलेक्शन लड़े, JUI लड़े, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लड़े, और इलेक्शन लड़ने के बाद लोग जमात को वोट दें, मंशूर को वोट दें, प्रोग्राम को वोट दें, और उसके बाद पता लगे कि आपके 2 मेंबर हैं, मेरा 1 मेंबर है, तीसरे के 4 मेंबर हैं, तो फिर हम मिलकर हुकूमत बनाएं। इस तरह का निज़ाम, उसके बाद फिर सदारती निज़ाम की तरफ जाए। ये जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है, इस मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम में यूरोप और अमेरिका से इमदाद आती है ज़लज़ले के नाम पर, कि बीरपुर में ज़लज़ला आ गया, गढ़ी हबीबुल्लाह में, मुजफ्फराबाद में ज़लज़ला आ गया, थरपारकर में कैद पड़ गया, लेकिन गंदम गल सड़ जाती है और MNA MPs लड़ते रहते हैं कि मेरी हल्के की और आपके हल्के की है, कीड़े पड़ जाए, लेकिन थरपारकर में बच्चे भूखे मर जाएं। तो ये पार्लिमानी निज़ाम जो है ये सेहत नहीं दे सकता, लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे सकता, तालीम नहीं दे सकता, तामीर और तरक्की नहीं दे सकता, अखुवत और भाईचारा नहीं दे सकता, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। ये कोई चीज इस वक्त तक इन 40-50 सालों में ये पार्लिमानी निज़ाम जो है 74-5 से लेकर इस वक्त तक 1974-75 से लेकर कोई देले की चीज ये पार्लिमानी निज़ाम डिलीवर नहीं कर सका। इस निज़ाम को तब्दील करने की जरूरत है, और ये निज़ाम तब्दील करके सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में बेहतरी आए, इतनी बेहतरी आए कि कहीं एक दूसरे की कि हाँ मुदाखलत का इल्जाम ना आए, जस्ट एक कंफर्ट लेवल, बल्कि इतनी मावनत जहां जरूरत पड़े। ठीक है, देखिए दाएं हाथ जब काम नहीं करता हम रोटी से खाते हैं, लेकिन कभी माजूर हो जाए तो फिर बाएं हाथ से नहीं खाते। खुदा ना खास्ता दोनों माजूर हो जाए तो फिर पाँव में कांटा पकड़ के हम कोई एक कुछ बत्तल हो जाए, कमजोर पड़ जाए, तो दूसरा खुद बहुत काम करता है। फौज एक इदारा है। आज से 100 साल पहले जो फौजी मेंबर में सुबह 6 बजे उठता था परेड के लिए, 100 साल बाद भी 6 बजे उठता है। लेकिन सियासतदान जो है, कायद आज़म ने सारी जिंदगी, एक ऐसे सियासतदान थे सारी जिंदगी 1 मिनट उन्होंने कभी ताखीर नहीं की। हम मुजाहिद अव्वल के कारकुन हैं। मैं ये बात आपके रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में उनको कभी 1 मिनट भी ताखीर और माजरत करते हुए नहीं देखा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर फौजी की खच्चर भी अपने वक्त पर खड़ी होकर तैयार हो जाती है, और जो सियासतदान है वो सुबह 10 बजे जलसे का टाइम देता, रात को 10 बजे आता है कि मैं मशरूफ हो गया था, इस बदनज़मी और हंगामा आ रहा है, किस तरह कर सकते हैं? अल्लाह ताला ने भी अपने आप को डिसिप्लिन का पाबंद किया हुआ है। ये सूरज 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, ये बारिशें 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो दुनिया तबाह हो जाए, लेकिन हर चीज का वक्त मुकर्रर है। अल्लाह ने अपने आप को पाबंद किया हुआ है। आज आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं कि 100 साल बाद नंबर में सूरज कितने बजे निकलेगा और कितने बजे गुरूब होगा। तो ये जो बदनज़मी है जो सियासतदानों के यहाँ है, उसने मुल्क को खराब किया है, और जो फौज के यहाँ नज़्म ज़ब्त है उसने फौज को, उस मोमेंटम से फौज जो है एक ताकतवर इदारे की सूरत चल रही है। इसलिए फौज का और सियासतदानों का तालमेल आपस में बेहद जरूरी है, ताकि सारे इदारे मिलकर मुल्क की फलाह के लिए काम करें। ठीक है सरदार साहब, अभी आप इलेक्शन की बात कर रहे थे। भारत में 2014 में मोदी की पार्टी इक्तदार में आई, 2019 में इसने बहुत बड़ी अक्सरियत से इलेक्शन जीता। गुजरात फसादात, बाबरी मस्जिद की शहादत, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में भारतीय फजाई तजारियत, और अब जम्मू कश्मीर की रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना, ये सब मोदी हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड है। इस पस मंजर में आप तहरीक आज़ादी कश्मीर का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में किसी शख्स ने भी तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ रियायत नहीं की। हिंदुस्तान में किसी शख्स ने भी अक़लियतों के साथ रियायत नहीं की। मोदी का सिर्फ फ़र्क ये है कि ये मौजूदा दौर का हिटलर है,
ये RSS का आदमी है, ये विश्व हिंदू परिषद का आदमी है, ये बजरंग दल की खास ज़हनियत है, ये हिंदुत्व का खास फलसफा है जो लेकर आगे आया है, और एक मखसूस इलाके की जमात ही खुदा ने मुसल्लत कर दी। ये मजहबी जुनूनी इंतहा पसंद है जो किसी दूसरे को पसंद करने के लिए तैयार नहीं। इनसे सिर्फ मुसलमान ही गैर महफूज नहीं है, इनसे सिर्फ कश्मीरी गैर महफूज नहीं है, इनसे सिख भी गैर महफूज है। जहाँ बाबरी मस्जिद को खतरा हुआ वहाँ गोल्डन टेम्पल को भी खतरा हुआ। इनसे निचली जात के जो हिंदू है, दलित से, उनको भी खतरा है। आसाम के 25 लाख मुसलमानों को भी खतरा है, नागालैंड वालों को भी खतरा है, मणिपुर वालों को भी खतरा है। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सोच है, ये सोच सिर्फ तहरीक आज़ादी के लिए खतरे का बायस नहीं है, सारे खित्ते के लिए खतरे का बायस है। और जो लोग इससे खतरा महसूस करते हैं उन तमाम कुव्वतों को मुझतों में होकर इसका रास्ता रोकना चाहिए। ये आप कह रहे हैं कि तहरीक आज़ादी का मुस्तकबिल क्या है, तो तहरीक आज़ादी इतने सदमे सह चुकी है, इतने दुख सह चुकी है, इतने जख्म खा चुकी है कि अब हिंदुस्तान के पास मजीद जबर करने के लिए कोई चीज बाकी बची ही नहीं। और एक फायदा ये हुआ कि कश्मीरियों ने मज़ामत का जज्बा जो है, आज़ादी का जज्बा सर्द होने के बजाय मज़ामत का जज्बा कम होने के बजाय ऊपर चला गया, और हिंदुस्तान के सारे अरबे आहिस्ता आहिस्ता नाकाम हो। उनकी तर्कश में जितने तीर थे सारे आहिस्ता आहिस्ता चल के खत्म होते गए। लेकिन कश्मीर एक ताज़ा 6 साल का बच्चा, BBC ने जो बच्चा दिखाया है, आपने देखा 6-8 साल का बच्चा है, उसके बाप से BBC वाला पूछ रहा है कि बच्चा क्या करेगा, उसने कहा बड़ा होगा उसको बंदूक सिखाऊंगा, तहरीक आज़ादी के लिए लड़ेगा। अब जिस घर में 2-4 आदमी शहीद हुए, वो औरत आपने देखी कि वो बच्चे के जनाजे पर क्या कह रही है कि और 2 बच्चे होंगे तो कुर्बान कर। ये इन दिनों की जो ये 8 साल की आसफा, 18 माह की हिबा निसार और आसिया इंद्राबी और 90 और 100 साल के सईद अली गिलानी, ये इस उम्र के, इस सेहत के, इन हालात के लोगों के जो जज्बात और एहसास हिंदुस्तान के जबर से पहाड़ बन गए हैं। अब इनको किसी दफा 370 या 35A या एक जबर या दूसरा जबर, उससे कुछ नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये कर्फ्यू हटेगा, तहरीक आज़ादी वापस अपने अंजाम को पहुंचेगी, दोबारा मुजतमे होगी कुव्वत। और एक और बात आपसे कहता हूँ, अब की बार तहरीक आज़ादी ऐसे दौर में दाखिल होगी जिसमें कश्मीर का हिंदू भी, कश्मीर का पंडित भी, कश्मीर का डोगरा भी, कश्मीर का सिख भी खुलेआम उसमें शामिल होगा। इसलिए कि मैं इन दिनों सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि ये जो कश्मीर की हिंदू तंजीमें हैं और हिंदू सियासी कारकुन हैं, वो भी स्याह झंडे से पिछले 4-5 दिनों से मुजाहरे कर रहे हैं। और ये जो है, इससे कश्मीरी शख्स, हम तो आज़ादी की बात करते हैं, इलाही की बात करता है, कोई इलाह की बात करता है, लेकिन हिंदू जो है, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित, वो कश्मीर के तशख्खुस पर कभी समझौता नहीं कर सकता। लेकिन उसको बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुसलमान उसी जंग लड़ रहा था, मुसलमान जंग लड़ रहा था, उस तशख्खुस पर हमला हो गया। अब आने वाले वक्त में वो भी इनके साथ जो है वो भी सामने आएगा, और हिंदुस्तान से बाकी कुव्वतें भी साथ शामिल होगी, और तहरीक आज़ादी की नई कुव्वत से सामने आएगी, और हिंदुस्तान को पसपा इख्तियार करनी पड़ेगी। चीन अपने मौके पर डटा रहेगा, और वो उसका अपने मफादात का मामला भी है, CPEC का मामला भी है, पाक चीन जो सरहदी मायदा है, साइनो पाक ट्रीटी है 1962-63 का, यूब खान का, जुलाई का, उसके तकाजे भी हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के तकाजे भी हैं। तो ये नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान को चीन के खिलाफ थपकी दी जा रही है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सारी दुनिया को हिंदुस्तान के खिलाफ खुली छुट्टी दे दी जाए और दुनिया खामोश है। ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। खुद हिंदुस्तान के अंदर बड़ा शदीद अदब है। ठीक है सरदार साहब, क्या आप नहीं समझते कि आज वो वक्त आ गया है कि आज़ाद कश्मीर की सारी क़यादत अपने बाहमी सियासी व नजरियाती इख्तलाफ को पसे पुश्त डालकर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म जबर और इस्तेहसाल का जो उसके खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद करे? आप इस बारे में क्या कहते हैं? कश्मीर के मामले में, तहरीक आज़ादी के मामले में, जम्मू कश्मीर की आज़ादी के मामले में हमारे दरमियान कोई काबिल ज़िक्र इख्तलाफ नहीं है। तमाम सियासी जमातें, तमाम मारूफ सियासी जमातें, सियासी कारकुन जो हैं, वो इस मामले में बिल्कुल मुत्तहिद हैं हिंदुस्तान के कब्जे के खिलाफ, हक़ खुद इरादत के लिए, आलमी करारदादों पर अमल के लिए, और मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए। इन 3-4 बुनियादी बातों पर तो कोई हमारे दरमियान ऐसा काबिल ज़िक्र। तो फिर आप यहाँ से आगाज कर सकते हैं अपनी पार्टी से इस बात का। हम कई दफ़ा आगाज क्या, हमारा ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसके साथ किसी मामले पर हमारा इलेक्शन के बाद उठना बैठना नहीं है। अगर 2-4 बैठकें हुई हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप देखते हैं कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए हुई है, और उसका मैंने जिक्र किया वहाँ। ये जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, फारूक हैदर खान साहब ने बुलाई है, उसमें हम गए हैं। किसी और मामले में किसी
बेशुमार सियासी जायज़ ज़रूरियात हैं, काम काज है, पार्लियामेंट के अंदर है, बाहर है, आप देखते हैं रोज़ बेशुमार इख्तलाफी बातें सामने आती हैं। कश्मीर के मामले पर हमने कोई इख्तलाफ, ये ऑल पार्टीज मीटिंग 2-3-4 मरतबा हुई है और हमने कहा कि कोई हुकूमत इनिशिएटिव ले हम उसका साथ देने के लेकिन तैयार हैं, बल्कि तैयार रहे, जाते रहे, आते रहे, देखते सुनते रहे। इसलिए हमारा कश्मीर के मामले में तो काबिल ज़िक्र इख्तलाफ नहीं। ठीक है, वज़ीर आज़म इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर से कश्मीरियों के हौसले और उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी, लेकिन इसके बाद हमें पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा की पॉलिसी में कोई जो है दम हम नजर नहीं आ रहा। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों की दुरुस्त तरीके से वकालत कर रही है? देखिए, इमरान खान ने बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत उम्दा तकरीर की, सिर्फ जम्मू और कश्मीर के अवाम की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी की और तहरीक आज़ादी कश्मीर के सही जज्बात की अक्कास तकरीर थी और आलमी बरादरी को बेदार करने में उस तकरीर का बड़ा दखल है। आलमी मीडिया को उसकी बड़ी पजीराई हुई, हुकूमतों ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन आलमी सतह पर आप देखते हैं कि सिविल सोसाइटी ने बेपनाह उसका असर कबूल किया, सारी दुनिया के अखबार ने लिखा, उस तकरीर को प्रमोट किया। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि हम खुद भी कहते रहे और ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि उस तकरीर के बाद मुसलसल पीछा किया जाना चाहिए था। इमरान खान साहब ने यह भी किया कि उन्होंने हर जुमे को एक कश्मीर आवर किया कि पहले 5 फरवरी को साल में एक दिन यकजहती मनाते थे, अब स्कूलों कॉलेजों के बच्चे भी बलोचिस्तान में भी, केपी में भी, सिंध में भी, अंदरूनी सिंध में भी, पंजाब में भी, जनूबी पंजाब में भी छोटे छोटे बच्चे भी उठ के कश्मीर आवर में कश्मीर की बात करते हैं, रियासत का परचम पाकिस्तान में लहराया जाता है और बेशुमार बातें होती हैं। लेकिन बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान ने जो इकदाम किए हैं उसकी मुनासबत से इकदाम किए जाने चाहिए थे। बेशुमार मुल्कों का दौरा वज़ीर ख़ारिजा को और पाकिस्तान के वज़रा को करना चाहिए था, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को और कश्मीरी क़यादत को साथ रखना चाहिए था। हर कैपिटल में हर दूसरे दिन, हर दूसरे हफ्ते हमारा कोई वफद बैठा होना चाहिए, हर दूसरे दिन किसी गैर मुल्की सुफरा की कॉन्फ्रेंस को इस्लामाबाद में बुलाया होना चाहिए। कश्मीर पर जो नक़ल हरकत होना चाहिए इस तबाहकुन घड़ी में, ये हमारी ज़िंदगी का तकलीफ दे तरीन दिन है, स्याह तरीन वक्त से हम गुजर रहे हैं, अयाम से गुजर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी आप देखते हैं कि मुझे नहीं पता कि इमरान खान को उसी तकरीर की सजा दी जा रही है या वाकई घर के अंदर कोई ऐसा मामला है कि अब आज़ादी मार्च पाकिस्तान में शुरू हुआ तो वो 27 अक्टूबर को शुरू हुआ। वो हमने बहुत शोर किया जी 27 अक्टूबर का दिन ठीक नहीं है, तो फिर वो मौलाना का खुदा भला कर, उन्होंने कहा अच्छा मैं इस्लामाबाद नहीं आ रहा, मैं कराची से शुरू करता हूँ। हमने कहा ये दिन ही ठीक नहीं है इस काम के लिए। उन्होंने कहा अच्छा मैं फिर योम से आया, चलो योम यकजहती बनाता हूँ कश्मीरियों के साथ। हमने कहा बाबा यकजहती नहीं है, ये हिंदुस्तान ने हमला किया था हमारे ऊपर, योम स्या है, लेकिन उनकी जुबान से हिंदुस्तान के खिलाफ मजम्मत नहीं निकली। फिर आज़ादी मार्च के नाम पर मार्च हुआ। मौलाना मेरे लिए बेहद काबिल एहतराम है, ज़ाती हैसियत में भी एक बड़ी साहिब शख्सियत है और पाकिस्तान के तमाम मजहबी सियासी अकारीन और कारकुन हमारे लिए काबिल एहतराम है, तमाम जमातों की एक काबिल एहतराम है। लेकिन ये लफ्ज़ आज़ादी क्यों, सवाल ये पैदा होता है कि जमहूरियत के नाम पर, आमरीत के नाम पर, इमरान खान के नाम पर, हुकूमत के नाम पर, धांधली के नाम पर, इलेक्शन के नाम पर, चोर बाजारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर, आईनी इस्लाह के नाम पर, खत्म नबूवत के नाम पर किसी पर कर सकते थे। आज़ादी क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि ये आज़ादी जो है ये कोई नारा नहीं है, ये आज़ादी कश्मीरी का हथियार है, जिससे कि मैं भी मेरे कवर में लिख दूँ आज़ादी, मैं मर भी जाऊँ आज़ादी, जिंदा भी रहूँ तो आज़ादी, बच्चे भी मांगे आज़ादी, बूढ़े भी मांगे आज़ादी। ये आज़ादी तो हथियार था कश्मीरियों का, जिसे हिंदुस्तान के सीने पर मूंग तले जा रहे थे और ये लेके आप इस्लामाबाद में जाके बैठ गए आज़ादी 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 आज़ादी। और नतीजा ये हुआ, धरने से मैं पूरे वसूख से एक सियासी कारकुन होने के उस तौर पर कहता हूँ तजर्बे की बुनियाद पर कि ना माजी के किसी धरने का कोई नतीजा निकला, न इस धरने का कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन कश्मीरी की तहरीक पर से पूछ चली गई, वो लफ्ज़ आज़ादी जिससे हिंदुस्तान को अजीत पहुंचती थी वो पाकिस्तान में एक मुतनाज़ा लफ्ज़ के तौर पर, नारे के तौर पर ज़ेर बहस आ गया और जो है वो लोग वहाँ बैठे खड़े। आप 10 दिन 20 दिन महीना डिले करें, कोई कहीं से इलामी पैगाम तो है नहीं कि ये कहा जाए कि जी कोई 27 अक्टूबर को ही आपने सारे बिखेड़े हल कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान का अंदरूनी इस्तेहकाम है इससे भी नुकसान पहुंचाया। फॉरेन पॉलिसी को भी मजीद एग्रेसिव डिप्लोमेटिक पॉलिसी होना चाहिए, ऑफेंसिव लेना चाहिए, हिंदुस्तान का पीछा करना चाहिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की क़यादत को साथ रखना चाहिए, हर दूसरे दिन को वफद बाहर क्या होना चाहिए। ये जो वज़रा और अपोजिशन और हुकूमत टीवी स्क्रीन पर जंगें लड़ते हैं सियासी एक दूसरे के खिलाफ, ये सारी मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ लड़नी चाहिए, इनको थोड़े अरसे के लिए अपने इख्तलाफात बातल करके। तो ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ
कि इमरान खान की तकरीर जो थी वो इंतहाई काबिल कदर थी, काबिल तहसीन थी, हौसला अफजा थी। आलमी सतह पर हमारी बहुत बड़ी सफारती कामयाबी थी कि 7 दिनों में उन्होंने 70 के करीब मीटिंगें की और सारी दुनिया की मीडिया को और थिंक टैंक्स को बेदार किया, लेकिन फॉलोअप नहीं हो सका। फॉलोअप होना चाहिए और अभी हुकूमत पाकिस्तान के पास वक्त है कि हिंदुस्तान का पीछा करे। उन्होंने नक्शा जारी किया है, इनको नक्शा रोज टेलीविजन पर दिखाना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ा है। उन्होंने टाइम जोन जो है, यहाँ करीबी इलाके में जाएं तो घड़ियाँ ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान का टाइम दिखाती हैं, तो ये वो तब्दील करना चाहिए। इस पर गूगल के साथ प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ये हमारी बिल्कुल डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कॉन्फ्लिक्ट जोन है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में है, ना भी हो करारदादों में तो कॉन्फ्लिक्ट जोन है। यानी नरेंद्र मोदी इसे जंग की तरफ धकेलना चाहता है, हम इसे मुज़ाकरात की मेज की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो इस पर पाकिस्तान को जानदार मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। और ये जो इस तरह की, मैं ये ठीक कहा आज फौज के तर्जमान DGISPR ने कहा कि हमारी लाशों से गुजर कर कोई सौदेबाजी हो सकती है, तो कोई कश्मीर पर, कोई पाकिस्तान की कोई हुकूमत सौदेबाजी करके कोई नरम रवैया रखे जाए तो कायम नहीं रह सकती। तो इन्हें जानदार डिप्लोमेटिक पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, सियासी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। ठीक है, जहां आपने पाकिस्तान की सियासत की बात की, मौलाना की बात की, सरदार साहब पाकिस्तानी सियासत में नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल क्या है और क्या मुस्तकबिल में इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि आपकी जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग बाहम मदगम हो जाए, या कम अज कम कश्मीर के तनाजर में कुछ निकात पर दोनों जमातें एक ही पेज पर खड़ी हों? पहली बात ये है कि मुस्तकबिल का हाल तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपना मुस्तकबिल ख़राब करने पर बड़ी मेहनत की है, बेतहाशा मेहनत की है। बना बनाया मुस्तकबिल था, जनरल जिलानी का और जनरल ज़ियाउल्लाह का मारा हुआ शिकार था, मुजाहिद अमर सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान का मारा हुआ शिकार था, इनका कुछ ही लगा था, बना बनाया खेल मिला था इनको। तो तहरीक इस्तिक़लाल में थे, जब वहाँ से लाके तो जनरल जिलानी ने उनको अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र बनाया, फाइनेंस का एडवाइज़र बनाया, वहाँ से सियासत शुरू करवाई। तो वो बात तो खैर एक हो गई, लेकिन अभी मुस्तकबिल के बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। हम उनकी सेहत के लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनकी सेहत और उम्र में बरकत दे और उन्हें सेहतियाब करे। सियासत मुझे नहीं दिखाई देता कि अब मियाँ साहब जो है वो, जो मुझे नहीं लगता कि नहीं, मुझे नवाज लीग की मौजूदा क़यादत पाकिस्तान की में कोई ज़्यादा मौसर रोल सियासत में करती हुई दिखाई नहीं देती। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की मौजूदा क़यादत पाकिस्तान की सियासत में मुझे मुस्तकबिल में कोई ज़्यादा मौसर किरदार अदा करते हुए दिखाई नहीं देती। बिल्कुल ये बात मेरा अंदाज़ा ही कहता है। रही ये बात कि हम और वो किसी एक पेज पर आ जाएं, हमारी एक तयशुदा पॉलिसी है, उनकी कश्मीर पर पॉलिसी कोई नहीं है। उनकी पॉलिसी ये है कि सचिन जिंदाल बगैर वीज़े के आए, उनकी पॉलिसी ये है कि नरेंद्र मोदी उनके घर में आए, उनकी कश्मीर पॉलिसी ये है कि राह का चीफ अजीत डोवल जो है उसकी गाड़ी मियाँ साहब चला ड्राइव करके आए। उनकी पॉलिसी ये है कि वो घर में 20 बच्चों के साथ और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ उसके साथ बैठे, जो सेलिब्रेशन जो हिंदू का, मुसलमानों का कातल, हिंदू का कातल, सिखों का कातल, कश्मीरियों का कातल, उसको घर बुलाएं। हमारी पॉलिसी जो है, हमारा तो एक नजरिया है, अकीदा है, 1932 से लेकर उस तक चले आ रहे हैं। हमारी पाकिस्तानियत तो पाकिस्तान बनने से 3 हफ्ते पहले 19 जुलाई 1947 से शुरू होती है, जब हमने करारदाद दिला के पाकिस्तान की। तो इसलिए हमारा इस मामले में देखिए, हमारी पाकिस्तान की सियासत में जो ताल्लुक वास्ता है, दोस्ती कह लें आप और कोई गैर दोस्ती नाराज़गी कह लें, उसका मेयार इस्लाम और पाकिस्तान है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। इस्लाम, पाकिस्तान और जम्मू और कश्मीर का मसला, तहरीक आज़ादी कश्मीर, जो आदमी दोनों तीनों बाजू पर ठीक है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात जितने मर्जी खराब हो बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, जो आदमी तीनों बाजू में से किसी एक पर भी ठीक नहीं है, उसके साथ हमारा मामला अगर कितना अच्छा भी हो तो ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, अगरचे राजा फारूक हैदर खान के दौर में आज़ाद कश्मीर में तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बेतहाशा आए, खासा काम भी हुआ, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात और एहतसाब के अमल में मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी तसल्ली बख्श दिखाई नहीं दे रही। इस पर आपका क्या तबसरा है? पहले तो ये कि मैं तामीर तरक्की की बात आपसे सुन रहा हूँ, इधर पीछे जिधर से मैं चलता हुआ आया, मुझे तामीर तरक्की 2, 4, 5 बड़ी सड़कें नहीं बनी हैं, बड़ी कंपनी से बनाई हैं, तो मुझे तामीर तरक्की तो कहीं दिखाई नहीं थी। इसलिए कि आज़ाद कश्मीर में राजा फारूक हैदर खान साहब की हुकूमत में पहली बार जो ख़वातीन असातिज़ा हैं उन पर लाठी चार्ज हुआ है। पहली बार क्लास के मुलाजमीन तनख्वाह और पेंशन के बगैर बैठे हुए हैं। पहली बार IT के 20-20 साल के मुलाजमीन जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। पहली बार ऐसे हुआ है कि एक तरफ NTS हो रहा है और दूसरी तरफ अडाक तकर्रियाँ हो रही हैं।
तो जिंदगी के किसी शोबे को, गजटेड को ले लें आप, नॉन गजटेड को ले लें, आए दिन आप हड़तालें। आपने कभी सुना ये ताबीर और तरक्की हो रही है कि बावर्दी पुलिस हड़ताल पर बैठी हुई है और पुलिस का दूसरा दस्ता उन पर लाठीचार्ज कर रहा है? इस तरह की ताबीर और तरक्की सरसे हुई है। इसके अलावा कोई काबिल जिक्र ताबीर और तरक्की, अफरा तफरी और हंगामा आराई के अलावा मैंने आज़ाद कश्मीर में कोई काबिल जिक्र ताबीर और तरक्की नहीं देखी। और बल्दियाती इलेक्शन जो है वो अब उनका इसके बारे में बहुत सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की थी, उनको करवाने चाहिए थे। मुझे नहीं पता कि उसका क्या सूरत है। ये एहतसाब का इदारा चेयरमैन के बगैर है। तो ये जो ताबीर और तरक्की है इसके बारे में रोज़ आप सुनते हैं कि सरदार खालिद रहीम साहब अदलिया के बारे में एक मौक़िफ़ रखते थे, तो उन्होंने सारे आज़ाद कश्मीर में चल फिर के उनकी मुखालफत की कि खालिद इब्राहिम खान गलत कहते हैं। अभी जब चौधरी सईद डिस्क्वालीफाई हुए तो उन्होंने कहा कि खालिद इब्राहिम का मौक़िफ़ दुरुस्त था। मीरपुर के इलेक्शन में उन्होंने टिकट के बारे में क्या कहा, पीपल्स पार्टी के टिकट के बारे में क्या कहा, 6, 8, 10 वज़रा के बारे में क्या कहा। अब माशाल्लाह को 106 से ऊपर वजीर पीछे हो गए। तो ये सारी बातें जो हैं ये सारी बातें गवर्नेंस की खबर देती हैं कि क्या क्या गवर्नेंस हो रही है, टैक्सेस किधर जा रहे हैं, चुंगियाँ किधर जा रही हैं, सारी कहाँ थी। इस बार ये पैदा होता है, पहले किधर था सारा निज़ाम। तो ये सारा जो आज़ाद कश्मीर में जो तफरी है, हंगामा रही है, ये मुझे नहीं अंदाज़ा इस बात का कि कौन सा काम ऐसा है जो NTS शुरू में थोड़ा सा कुछ ऐसा उन्होंने उसको हमने अप्रिशिएट किया, हमने कहा कि अच्छा काम है। लेकिन आप देखते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है। कितने अच्छे कवानीन बने हुए थे जो उन्होंने उनको आके तो डिमॉलिश कर दिया, रिवर्स कर दिया, ख़राब कर दिया। सरकारी मुलाजमीन के लिए हमने रखा हुआ था कि ड्यूटी पर कोई सरकारी मुलाजम हादसा हो जाए तो उसके इमीडिएट किसी फैमिली किसी आदमी को मुलाजमत दी जाए, उस कानून को ख़त्म किया गया। और बेशुमार कानून है, जैसे पेंशन जैसे हक से अगर एतराफ़ के लोगों को पेंशन से वो महरूम बैठे हुए हैं हफ्तों महीनों के हिसाब से वो लगा के जंगलात की कटाई और सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, इस अरसे में मेरा ख्याल है बाजी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। वो पीपल्स पार्टी को एक ज़माने में बुरा भला कहा करते थे, लेकिन इस अरसे में सारे रिकॉर्ड टूट गए। कोई किसी सड़क के किनारे आप देखें सरकारी ज़मीन तो आपको देखें वहाँ कोई लोगों को तामीरात होती दिखाएं, सड़कों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई है इस अरसे में, और जंगलात की बुरी तरह तबाही हो गई है। तो इसलिए मुझे तामीर और तरक्की मेरे लिए में चूँकि मैं हो सकता मेरी मालूमात ज़्यादा ना हो, तो इसी तरह इदारे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि वो मुसलसल जो है। और मैं नहीं कहता, मैं ये बातें जो मैं कह रहा हूँ मुझसे ज़्यादा मौजूदा हुकूमत के सीनियर वज़ीर चौधरी तारिक फारूक साहब जो सीनियर नायब सदर भी हैं, शाह गुलाम कादर साहब जो स्पीकर भी और सेक्रेटरी जनरल भी हैं, इनसे ज़्यादा बातें वो चार्जशीट की सूरत में वो जारी कर चुके हैं। कहते हैं कि 2-3 साल से हमें मजलिस आमला का इजलास ही नहीं देखा। यानी एक ऐसी पार्टी की हुकूमत है जो 3 साल से मजलिस आमला का इजलास ही बुला सकी। तो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास नहीं होता, काबीना के इजलास कहते हैं नहीं होते। ये मेरे कहने की बात नहीं है, बल्कि ये पार्टी के सीनियर नायब सदर चौधरी तारिक फारूक साहब और शाह गुलाम कादर साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल अखबारात के सफात भरे हुए हैं, ये चार्जशीट दे चुके हैं। तो जिस पार्टी की हुकूमत में वज़ीर आज़म के बारे में उनके स्पीकर उनके जो सीनियर वजीर हैं वो ये बातें कहें, गुजरा ये कहें, उसके बारे में मैंने और आपने क्या तबसरा करना है। ठीक है सरदार साहब, आज़ाद कश्मीर के सियासी मंजरनामा में आप मुस्तकबिल में आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और सरदार अतीक अहमद खान को कहाँ खड़ा देखते हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपना तो पता नहीं है, इंसान फानी है, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मैं मुस्तकबिल में नजरिया इलाके पाकिस्तान के बास पर, तहरीक आज़ादी कश्मीर के बास पर डटा हुआ देखता हूँ, कामयाबी से आगे बढ़ता हुआ देखता हूँ। और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, जम्मू और कश्मीर की आज़ादी के लिए, सारी रियासत के पाकिस्तान के साथ इलाक़ के लिए, आज़ाद कश्मीर की तामीर तरक्की के लिए मैं हर मोर्चे पर, हर महाज पर तारीख के साथ, कामयाबी के साथ सबक आगे बढ़ता हुआ देखता हूँ। ठीक है, मेरा क्वेश्चन वही रह गया, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं जमात में? नहीं, मैं एक कारकुन हूँ, जमात का कारकुन हूँ। मैं सदर शहीद जलाल साहब हैं, मैं वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ, एक आम कारकुन की हैसियत से हूँ। तो इसलिए मैं असेंबली का मेंबर हूँ। इसके बाद अगले इलेक्शन में पता नहीं उस वक्त तक कौन जिंदा होता नहीं होता। तो अगर जिंदा रहेंगे तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, कामयाबी से आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह के फजल करम से कोई हमने हुकूमत की है, उस पर कोई शर्मिंदगी, निदामत और माजरत खाई नहीं है। हमने अपोजिशन की है, उस पर कोई शर्मिंदगी, माजरत और निदामत नहीं है। कमजोर तरीन सीट्स, इस वक्त सबसे कम सीट है हमारे पास। इसके बावजूद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के खौफ की वजह से वजीर आजम को अपना वोट पीपल्स पार्टी को देना पड़ा
और मुस्लिम हुकूमत का रास्ता रोकना पड़ा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सनत की बात है कि मुस्लिम हुकूमत की सियासी कुव्वत का नापना हो तो 2/3 36 मेंबरों वाली हुकूमत जो है उसको मुस्लिम हुकूमत को अपोजिशन से पासे करने के लिए, एक तरफ करने के लिए अपने वोट 3-4 दे के उनको लाके सामने खड़ा करना पड़ा। एक तो ये कि अपोजिशन तकसीम हो जाए और दूसरा मुस्लिम हुकूमत सामने नहीं आए। तो हमारे लिए तारीख में ये बड़ा एजाज है कि 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत, रायवंड भी पीछे है, नवाज उस वक्त तो नवाज सिंह की हुकूमत भी पीछे थी, मरकजी हुकूमत भी पीछे थी, इसके बावजूद वो मुस्लिम गवर्नर्स और उसके मेरे जैसे कारकुनों से खौफजदा थे। तो ये हमारे लिए बड़े एहसास की बात है, बड़ी इत्मीनान की बात है। सियासत में हमने को लूटमार तो करनी नहीं है, हमने और को खुरबन तो करनी नहीं है, हमने और को आवारगी तो करनी नहीं है। सियासत में नजरियाती काम करना है। नजरियाती काम में आपकी अखलाकी और सियासी कुव्वत में इजाफा होना चाहिए। तो बदतरीन शिकस्त के बावजूद जो हमें दिलाई गई, उसके बावजूद असेंबली में जाके हमें पता लगा कि नहीं, अभी भी ये सारे लोग मिलके भी खौफजदा हैं। तो इसका मतलब है कि खुदा का शुक्र हम अदा करते हैं कि हम पहले के मुकाबले में जो है वो सियासी एतबार से मुसलमान के वजन में इजाफा हुआ है और उसने हर हालत में अपना किरदार ठीक अदा किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका। जी नाजरीन, सरदार अतीक अहमद खान साहब बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक हारून रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।